हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी। देखिए, अब तक हमने पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बारे में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के बारे में और टक्कर के बारे में। हमने पढ़ा है टक्कर दो प्रकार की होती है, अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ, और इसके अलावा संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब इसी यूनिट सेकंड का ये नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी। चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इसको कहते हैं हिंदी में दृढ़ पिंड। देखिए, ये जो लेक्चर है आज का, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, और घूर्णन गति क्या होती है, कोणीय संवेग और बलाघूर्ण क्या होते हैं। तो इसके अंदर ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडी। फर्स्ट नंबर पे आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड। देखिए, रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसा पिंड या फिर ऐसी बॉडी जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, यानी उसके कणों के बीच की जो दूरी है, एक ऐसा पिंड, जैसे मान लीजिए यह कोई पिंड है जिसके, यह एक एटम है, यह दूसरा एटम है, यह तीसरा एटम है, इस तरीके से एक मटेरियल बना हुआ है। देखिए, अपन ने माना कि यह कोई मटेरियल है, यह एक क्या है, बॉडी। इस चीज को समझिएगा, यह क्या है, एक बॉडी। अपन ने माना कि यह एक पिंड है। क्या है? पिंड है। देखिए, रिजिड बॉडी क्या होती है, दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड जिस पर कोई भी बाह्य बल लगाने पर उसमें उपस्थित कणों के बीच की दूरी या परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी, अपन ये ऐसे कह सकते हैं अवयवी कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड और इसको या रिजिड बॉडी कहते हैं। तो देखिए, जब इस प्रकार, जैसे ये बॉडी, इसके ऊपर अपन ने फोर्स F वेक्टर अप्लाई किया, इसके ऊपर अपन ने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? जैसे मान लीजिए ये एटम 1 है, ये एटम दूसरा है, ये एटम 3 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। तो जब किसी बॉडी पर या किसी पिंड पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके परमाणुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। तो इसकी लैंग्वेज सुनिएगा, डेफिनेशन: एक ऐसा पिंड जिसमें या जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसके परमाणुओं के बीच की दूरी या कणों के बीच की दूरी या अवयवी कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, प्रकृति में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इसके अवयवी कण, इसके जो पार्टिकल, एलिमेंट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट से मिलकर बना है, तो अवयवी कणों के बीच की दूरी के अंदर चेंज होगा, और यह चेंज दृढ़ पिंड है तो अचानक से चेंज होगा और यह ब्रेक हो जाएगा। किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अगर यह रिजिड बॉडी होता तो यह ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाया जाए। देखिए, रिजिड बॉडी समझ में आ गई? एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके परमाणुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको दृढ़ पिंड कहते हैं। और प्रकृति में ऐसा कोई भी पिंड उपस्थित नहीं है जो पूर्णतः दृढ़ हो। इसका मतलब यह है कि नेचर के अंदर आइडियल रिजिड बॉडी, नेचर के अंदर आइडियल रिजिड बॉडी अवेलेबल नहीं है। नेचर के अंदर आइडियल रिजिड बॉडी उपस्थित नहीं है। देखिए, इस तरीके से इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यह रिजिड बॉडी हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन क्या होती है, कि घूर्णन गति क्या होती है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस जो टॉपिक है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, उनका केवल अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाता हूँ मैं, उनको केवल समझाने के पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। मैं यहाँ पर पूरी थ्योरी नहीं लिखवाता। थ्योरी के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, थ्योरी लिखने के लिए आपको नोट्स मिलते हैं प्रॉपर।
PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाते हैं जो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो देखिए, अगर वीडियो के अंदर मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो थ्योरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, थ्योरी की वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको पता है रिजिड बॉडी के बारे में थ्योरी, फिर घूर्णन गति के बारे में थ्योरी, फिर अगर कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसके बारे में थ्योरी। तो इस तरीके से मैं थ्योरी ना लिखवाकर इनका एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाता हूँ थ्योरी का, और नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप नोट्स को साथ में देखते रहिए और वीडियो को साथ में देखते रहिए, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसा मैं आपको बताता हूँ, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और ये सेकंड यूनिट चल रहा है। तो जैसे ही अब कुछ दिनों के अंदर तो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे और सेकंड यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे फरवरी एंड तक आपका जो कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, सेकंड रिजिड बॉडी एंड सेकंड है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति, देखिए घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन क्या होती है, इधर देखिए, जब कोई, जैसे मान लीजिए यह कोई कण है, क्या है, कण, छोटा पार्टिकल है, यह कोई कण है। अपन बात करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, इसको मान लेते हैं यह एक बॉडी है, यह एक बॉडी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इनकी रोटेशनल मोशन को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। देखिए, अपन ने माना कि यह एक कण है, तो किसी एक अक्ष के अराउंड, जैसे मान लीजिए यह एक किसी एक अक्ष के अराउंड मोशन कर रहा है, यह एक्स वाई जेड, यह एक्स, यह वाई, यह जेड और यह ओरिजिन। अब देखिए रोटेशनल मोशन क्या होती है, किसी कण के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा एक अक्ष के परितः घूर्णन करना, एक अक्ष के परितः घूर्णन करना घूर्णन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, यह एक अक्ष है, यह मेरी उंगली अक्ष है, तो इसके परितः यह ऐसे घूमेगा, तो यह इसकी हो गई घूर्णन गति, यह इसकी हो गई घूर्णन गति। या फिर अपने ही अक्ष पर घूमना, अक्ष के परितः घूमना या अक्ष पर घूमना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं एक रोटेशन कंप्लीट करता हूँ तो यह भी घूर्णन गति होती है। क्या होती है? घूर्णन गति। थोड़ा ज़्यादा तेज घूम गया। देखिए, किसी भी अक्ष के परितः, जैसे मान लीजिए किसी अक्ष के परितः किसी पिंड द्वारा किसी अक्ष के परितः घूर्णन करना, एक अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करना, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। या फिर किसी अक्ष के ऊपर, जैसे मान लीजिए मार्कर है, दो प्रकार की घूर्णन गति को कंसिडर कर सकते हैं अपन, एक अक्ष के चारों तरफ ऐसे, अक्ष के चारों तरफ, और दूसरी अक्ष के ऊपर घूर्णन गति, अक्ष के ऊपर घूर्णन गति। अगर प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से देखा जाए, हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मोशन करते हैं, तो वो दो प्रकार की गति करते हैं, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है कक्षीय गति, और एक होती है घूर्णन गति। कक्षीय गति उनके चारों तरफ ऐसे अक्ष, और घूर्णन गति अपने ही रोटेशन पर। तो अक्षीय गति होती है वो घूर्णन गति होती है, और कक्षीय गति होती है वो भी घूर्णन गति की तरह कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े स्केल पर होती है। तो देखिए, ये देखिए घूर्णन गति, जैसे मान लीजिए यह कोई पार्टिकल है और ये इसका सेंटर, अपन ने माना कि यह इसका एक अक्ष है, इस अक्ष के चारों तरफ यह इधर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार की गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है, मतलब घूमना। अब एक अक्ष के चारों तरफ घूमना, एक अक्ष के परितः रोटेशन करना घूर्णन गति कहलाता है। देखिए, अब देखते हैं अपन घूर्णन गति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, घूर्णन गति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मान लीजिए यह कोई बॉडी है, यह कोई बॉडी है, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल और एक पार्टिकल यहाँ पर। अब जैसे ही यह ऐसे घूमेगा, जैसे ही यह घूमेगा, तो जो पार्टिकल इसके एक्सिस पर है, सेंट्रल में है, उसके लिए रेखीय वेग, दो प्रकार की गति होगी इन पार्टिकल्स की, एक होगा रेखीय गति और एक होगी घूर्णन गति।
एक होगी रेखीय गति और घूर्णन गति। अब देखिए समझिएगा इस चीज़ को, थ्योरी आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स देख लीजिएगा। देखिए, और दूसरी बात, जो पेड स्टूडेंट नहीं है वो केवल नोट्स को देख सकते हैं एप्लीकेशन पर, उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। और डाउनलोडेशन के लिए उनको मैसेज करना होगा हमें इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर पर, या फिर कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करना होगा। देखिए, अब देखिए यह अपन ने एक बॉडी मानी, यह बॉडी का सेंटर है O। अब ये इसका एक्सिस है, अपन इस एक्सिस को, ये 3D में होता है तो अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये बाहर है कुछ इस तरीके से, इसके चारों तरफ ये रोटेशन कर रही है। स्टार्टिंग में देखिए ये जो पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये सरफेस वाला पार्टिकल, इसकी रेखीय गति ऐसे घूम रहा है, तो इसकी रेखीय गति और इसकी रेखीय गति अलग अलग होगी। एक बार इसको देखिए ऐसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, यहाँ से घूमा तो मार्कर यहाँ से ज़्यादा घूमता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से, देखिए इसने इतना एरिया कवर किया, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ एरिया कवर किया। तो एक्सिस के पास वाले कणों की रेखीय गति कम होती है, और जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते हैं तो उनकी रेखीय गति बढ़ती जाती है, जबकि कोणीय गति समान होती है। मतलब घूर्णन गति समान होती है लेकिन रेखीय गति अलग अलग होती है प्रत्येक पार्टिकल की। तो इस प्रकार की मोशन होती है जो घूर्णन गति कहलाती है, रोटेशनल मोशन कहलाती है। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब पार्टिकल घूर्णन गति करता है तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एक जड़त्वीय आघूर्ण, दूसरा कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग, देखिए स्टार्टिंग में मैं लिखता हूं यहां पर कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। देखिए कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग को समझने से पहले हमको रेखीय संवेग को समझना जरूरी है। रेखीय संवेग, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है mv। हम जानते हैं कि जब किसी रेखीय गति करते हुए कण के वेग में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, वेग में टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, वेग में परिवर्तन होता है, तो तब उसका जो संवेग है वह रेखीय संवेग कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से, एक जो पार्टिकल है, एक बॉडी है, इस तरीके से v वेलोसिटी से गति कर रही है और इसका मास है m, जैसे इस कण का, तो इसका संवेग होगा P बराबर mv। तो ये जो संवेग होगा इसको रेखीय संवेग कहते हैं। लेकिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग को समझने के लिए सबसे पहले रेखीय संवेग का ये जो फॉर्मूला है ये अच्छी तरह डिस्क्राइब होना चाहिए। तो P बराबर mv। अब डिस्कस कर देंगे कोणीय संवेग की। जब किसी पार्टिकल का, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, यह बॉडी है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। यह एक बॉडी है, BODY, एक क्या है? बॉडी है, पिंड है। अब यह पिंड है जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग, धागा। जैसे बचपन में खूब घुमाया होगा आप लोगों ने, एक धागे के पत्थर बांध के, और वो जो फिनोमेना है वहां पर एंगुलर मोमेंटम वर्क करता है और टॉर्क्यू भी वर्क करता है, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग कार्य करता है। अब देखिए यह जो बॉडी है, अब यह देखिए, अब अपन ये मानते हैं कि ये कुछ इस पाथ पर गति कर रही है, अब देखिए इस डायरेक्शन में इसका क्या हुआ? वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में, और अपन ने मान लिया ओरिजिन से ये कितने रेस्पेक्ट पे है? r। ओरिजिन से किस रेस्पेक्ट पे है? r। और इस कंडीशन में इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कुछ जैसे स्मॉल डिस्टेंस के लिए लीनियर मोशन मान सकते हैं अपन, अल्पांश के लिए सर्कुलर पाथ है या फिर एलिप्टिकल पाथ है, तो किसी भी पाथ के लिए देखिए इसका संवेग क्या हो गया? P बराबर mv। इस डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
आर, अब देखिए, अब ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, और ये मान लिया अपन ने जेड एक्सिस। देखो, जब किसी कण के रेखीय संवेग में, डेफिनेशन सुनिएगा, जब किसी कण के रेखीय संवेग में किसी अक्ष के परितः एक नियत बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है, या फिर ऐसा कहो कि जब कोई भी पार्टिकल एक नियत बिंदु के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, नियत बिंदु के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, तो उस पार्टिकल में कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है जो गति के परपेंडिकुलर, गति के लंबवत दिशा में होता है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए राइट हैंड पेच लॉ, एक नियम डिस्क्राइब किया गया, दाहिने हाथ का पेच नियम, दाहिने हाथ का पेच नियम। दाहिने हाथ के पेच के नियम के अनुसार, देखिए, यह कोई पार्टिकल है, प्रैक्टिकली सीखिएगा इस चीज को, यह कोई पार्टिकल है, यह मार्कर, और जैसे मान लीजिए ये ब्लैक है, ये पार्टिकल है, ये डिस्टेंस आर है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यह पार्टिकल कुछ इस तरीके से घूम रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ऐसे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब मोमेंटम इधर, क्योंकि P बराबर mv, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम, वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। तो मोमेंटम एक नियत बिंदु के सापेक्ष मोमेंटम। अब दाहिने हाथ का पेच का नियम ये कहता है, यदि पार्टिकल एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, मतलब r डिस्टेंस है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर बंधा हुआ है, या फिर एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहा है एक ओरिजिन के सापेक्ष, एक मूल बिंदु के परित है, तो इस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में वह गति कर रहा है, अगर उस दिशा में अंगुलियां रखे तो कोणीय संवेग की डायरेक्शन वेग के परपेंडिकुलर होगी, यानी मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगी, रेखीय संवेग के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका जो कोणीय संवेग है वो होगा जे वेक्टर, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कैपिटल जे वेक्टर। तो इसको कोणीय संवेग होता है, इसको कैपिटल जे वेक्टर और या फिर एल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस डेफिनेशन के अनुसार जे वेक्टर बराबर निकल कर आता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या निकल कर आता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। देखिए, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो दाहिने हाथ का पेज का नियम यही कहता है, दाहिने हाथ के पेज के नियम के अनुसार देखिए इसको, ये जे वेक्टर, एक डायग्राम और बनाते हैं, एक डायग्राम लेते हैं कि यह कोई प्लेन है, यह कोई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई कण है, बॉडी, और ये यहाँ से ये आर डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, और ये जो कण है इस सर्कुलर पाथ के अंदर गति कर रहा है। अब अपन को पता है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब p बराबर mv इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन टेंजेंट डालेंगे लंबवत, ये r के लंबवत, यह कोई पार्टिकल है। तो इस पर देखो, अब देखो दाहिने हाथ का पेज का नियम क्या कहता है, दाहिने हाथ के पेज के नियम के अनुसार, दाहिने हाथ के पेज के नियम के अनुसार यदि ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ये 3D के अंदर है डायग्राम, तो ये जेड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अंगुलियों की दिशा में बॉडी गति कर रही है, तो मोमेंटम कौन सा, एंगुलर मोमेंटम अंगूठे की डायरेक्शन में होगा। ये होता है राइट हैंड पेज का लॉ। तो देखो ये आर वेक्टर और ये पी वेक्टर की डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, यहाँ देखिएगा ये आर वेक्टर, ये ऐसे घूम गया, ये पी वेक्टर, ये आर वेक्टर यहाँ तक, ये पी वेक्टर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड वेक्टर, जे वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम। तो ये होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आर क्रॉस पी। तो ये क्वांटिटी पूरी होती है, और अपन जानते हैं कि P बराबर mv, तो इस क्वांटिटी को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं J बराबर
आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, तो जे वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब यहां पर देखो कुछ क्वांटिटी है, आर यहां पर स्थिति सदिश है, आर यहां पर स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर, और वी वेक्टर बराबर रेखीय वेग, वी वेक्टर बराबर रेखीय वेग। लेकिन अब हम जानते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, उसका कोणीय वेग भी होगा, क्योंकि उसका कोणीय वेग भी होगा। तो अपन ने मान लिया कि इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। अब ये जो कोणीय वेग है, अब ये होता है v बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हम जानते हैं कि v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इस क्वांटिटी को यहां पर रखो v की जगह, तो j वेक्टर बराबर m आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये एक प्रॉपर्टी है सदिश की। तो इसके अनुसार देखिए, चूंकि सबसे पहले बी को बाहर निकालो, बी वेक्टर सब पे वेक्टर लगा दो, बी वेक्टर इसका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, अब ए वेक्टर को बाहर निकाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये क्वांटिटी हो गई, ये एक प्रॉपर्टी होती है, सदिश की प्रॉपर्टी होती है। तो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस प्रॉपर्टी को इसके अंदर अप्लाई करेंगे, जे वेक्टर बराबर एम, बड़ा ब्रैकेट इसको ऐसे रहने दें, आर वेक्टर सबसे पहले ओमेगा वेक्टर को बाहर निकालो, अंदर हो गया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस आर वेक्टर को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। अब ये क्वांटिटी हो गई। अब इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो जे वेक्टर बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। अब देखिए, अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अब अपन ने मान लिया कि ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, तो देखिए सर्कुलर के अंदर ये आर है, इस डायरेक्शन में भी ओमेगा होगा, इस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, तो ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आर डॉट ओमेगा जीरो, ये क्वांटिटी क्या हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्वांटिटी जीरो। अब देखिए, तो यहां से जे वेक्टर बराबर एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये होता है कोणीय संवेग का फॉर्मूला, एम ओमेगा आर स्क्वायर। लेकिन हमने 11th-12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो जे वेक्टर बराबर आई ओमेगा आई वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला किसका, कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का। देखिए डेरिवेशंस जब तक नहीं होंगे जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, डेरिवेशन जब तक नहीं होंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कोणीय संवेग को समझने के लिए केवल एक ही नियम काफी है, दाहिने हाथ का पेच का नियम, राइट हैंड पेच लो। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियां, उस डायरेक्शन में उंगलियां, और जिस डायरेक्शन में स्थिति सदिश है उस डायरेक्शन में यहां तक हथेली उंगलियां, तो एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर, तो जे वेक्टर, यहां से जे वेक्टर निकल कर आ गया। आई होप कि आपको जे वेक्टर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक है बलागुण, टॉपिक है
बल आघूर्ण टॉर्क्यू। देखिए आप इसको देख सकते हो एक बार, या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैं इसको मिटा देता हूं, कहाँ गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए, हाँ एक क्वांटिटी और हो सकती है इसके अंदर। हम जानते हैं जे वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी होता है। जे वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी होता है, तो इस क्वांटिटी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप इसको हटा देता हूं मैं, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिखकर एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो आई कैप क्वांटिटी वाई जेड पी वाई पी जेड प्लस जे कैप एक्स जेड पी एक्स पी जेड प्लस के कैप एक्स वाई पी एक्स पी वाई। इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन देखिए, जे वेक्टर बराबर आई कैप, स्टार्टिंग में अपन इसको इस तरीके से इसको इसके साथ गुणा करते हैं, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप। अब देखिए इसका इसके साथ करते हैं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। देखिए अल्टरनेट में चलता है प्लस माइनस, लेकिन वो तब चलता है जब आप इसको एक्स पी जेड को पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो तो माइनस में हो जाएगी क्वांटिटी। और प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो जे वेक्टर है इसको लिख सकते हैं जे एक्स आई कैप, जे वाई जे कैप और जे जेड के कैप। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर, अब यहां से देखो क्या फायदा हुआ, एक्स डायरेक्शन के अंदर कोणीय संवेग का घटक ये रहा आई कैप वाली टर्म, वाई डायरेक्शन में कोणीय संवेग का घटक ये, और जेड डायरेक्शन में कोणीय संवेग का घटक ये टर्म। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक क्वांटिटी और इसकी यूनिट है, कोणीय संवेग की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड, पर सेकंड या जूल सेकंड। देखिए तो अब अपन इसको हटा देते हैं और अब पढ़ेंगे बलागुण। बलागुण पढ़ते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बलागुण। फिर घूर्णन गतिज ऊर्जा, जड़त्वीय आघूर्ण, ये सब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखिए बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण को समझने से पहले बल आघूर्ण को समझने से पहले जो रेखीय गति करने वाले कणों पर जो बल लगता है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बल आघूर्ण, जैसे माना टॉर्क्यू, इसको इंग्लिश कहते हैं टॉर्क्यू, और इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है टाउ, इसको कहते हैं TAU, टाउ। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन अल्फाबेट का वर्ड है। तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है,
बल आघूर्ण, देखो हम जानते हैं बल क्या होता है। बल एक वह कारक है, जैसे मान लो यह कोई बॉडी है, यह क्या है, कोई बॉडी है, जो किसी बॉडी की, किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दे। वह कारक जो किसी पिंड की स्थिति में, जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन, जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसको क्या कहते हैं, बलाघूर्ण, सॉरी उसको कहते हैं बल। अब देखिए बल सामान्यतः रेखीय गति करने वाले, बल सामान्यतः रेखीय गति करने वाले कणों पर लगता है या फिर पिंडों पर लगता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बलाघूर्ण की। तो बलाघूर्ण देखो ऐसा कंसेप्ट है, देखो इसको हटा देता हूं मैं। देखिए बलाघूर्ण क्या होता है, अब रेखीय गति ना कर कर कोई भी पार्टिकल घूर्णन गति कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन गति, या किसी नियत बिंदु के सापेक्ष, या नियत बिंदु के, या किसी नियत बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, या फिर किसी नियत बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह अपन एक एक्सिस ले लेते हैं जेड, और यहाँ से एक पार्टिकल है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है एम, जिसका मास है एम, और यह इस बिंदु के चारों तरफ गति, इस बिंदु के चारों तरफ गति कर रहा है। ये लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा कोणीय वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी, ये कोणीय वेलोसिटी, और ये रेखीय वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग। तो यह एक ओरिजिन है जिसके रेस्पेक्ट में आर वेक्टर एक पार्टिकल गति कर रहा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ठीक उसी तरीके, जैसे एक स्ट्रिंग, एक धागा है, उसके एक पत्थर बांधा, और पत्थर को ऐसे घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, पत्थर घूम गया, पत्थर घूम गया। तो इस कंडीशन में जब क्या होता है, जैसे मान लो पत्थर है, अब उस पत्थर के एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक स्ट्रिंग के चारों तरफ पत्थर घूम रहा है, अब उसके ऊपर बाहर से भी एक फोर्स लगा दिया तो पत्थर और तेज घूमेगा, मतलब उस अक्ष के चारों तरफ और तेज रोटेशन करेगा। तो देखिए बलाघूर्ण क्या होता है, जब किसी एक नियत बिंदु के सापेक्ष या नियत बिंदु के परितः कोई भी पिंड गति करता है, तो यदि उसके ऊपर अपन कोई फोर्स F अप्लाई कर देते हैं, F एक्सटर्नल, F लिख लेते हैं, तब उसके ऊपर अपन कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो यह जो फोर्स है इस टर्म के अंदर, इस कंडीशन में यह जो फोर्स है यह बलाघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, टोर्क्यू, बलाघूर्ण कहलाता है। बलाघूर्ण का जो कंसेप्ट है यह केवल किसी अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति या फिर रोटेशनल गति, अक्ष के चारों तरफ किसी अक्ष के परितः गति करने पर ही वैलिड होता है, वैसे उसको अपन बल ही कंसिडर करके चलते हैं। तो देखिए जब कोई भी कण या कोई भी पिंड किसी अक्ष के परितः गति कर रहा हो, तो उस कंडीशन पर उस पर जो बल लगाते हैं तो वह बल बलाघूर्ण कहलाता है, वह बल बलाघूर्ण कहलाता है। अब देखिए बलाघूर्ण, अब दूसरी डिस्टेंस डेफिनेशन, सॉरी डिस्टेंस तो आ रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस आर। अब देखिए अब ये पार्टिकल है, ये जेड डायरेक्शन है, ये इसका एक्सिस है, यह एक्सिस है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ यह कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है। अब अपन ने फोर्स इधर लगा दिया, इसके ऊपर धक्का मार दिया, तो इस फोर्स लगाया तो अपन डेफिनेशन के अनुसार टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो देखिए डेफिनेशन के अनुसार टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर आर एफ साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए ये एफ की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर जैसे मान लीजिए अपन इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो इसलिए थीटा की वैल्यू इनके बीच में जो है, थीटा की वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। तो देखिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पर दो कंडीशन काम करती है, एक छोटा सा कंसेप्ट है ये, केस फर्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। देखिए तो टो वेक्टर बराबर आर एफ साइन थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा या फिर साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो टो वेक्टर बराबर आर एफ।
टो वेक्टर बराबर आर एफ। तो 90 डिग्री पर जो बलागुण होगा, 90 डिग्री पर जो बलागुण होगा आर स्थिति सदिश आर वेक्टर और एफ वेक्टर के गुणन के बराबर होगा। अब दूसरा केस लेते हैं यहां पर, केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर 0 एंड इन दिस कंडीशन टो वेक्टर बराबर आर एफ मल्टीप्लाई 0, टो वेक्टर बराबर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिए यह आर वेक्टर है, यह आर वेक्टर है। अब देखिए इधर से यह आर वेक्टर है, अब इनके इधर ये एफ वेक्टर लगा दिया अपन ने, इधर ये एफ वेक्टर लगा दिया, मतलब ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर एक ही लाइन पर है और इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो बलागुण है वो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। देखिए जैसे अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए जैसे यह एक रोटेशन गति कर रहा है कुछ इस तरीके से, यह मार्कर कुछ इस तरीके से रोटेशन गति कर रहा है। अब देखिए ये इसका आर वेक्टर, अपन ने इधर से फोर्स लगाया, इधर ऐसे परपेंडिकुलर, तो रोटेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा? रोटेशन ज़्यादा होगा। अब देखिए इसका फोर्स इधर से लगाते हैं, आर वेक्टर, इसका रोटेशन तो इधर हो रहा है, ये तो बंधा हुआ है, तो यहाँ फोर्स लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फोर्स लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर फोर्स इधर से लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके टॉर्क्यू पर, इसके रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आर और थीटा के बीच में जब एंगल 0 होगा तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था बलागुण का कंसेप्ट, ये बलागुण का कंसेप्ट है। तो एक बार इसको, हाँ क्लियर, इतना ही है। तो इसको भी अपन अगर मैट्रिक्स रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसको मैट्रिक्स रूप में लिख, टो एक्स आई कैप, टो वाई जे कैप और टो जेड के कैप बराबर आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड, एफ एक्स डायरेक्शन में, एफ वाई डायरेक्शन में और एफ जेड डायरेक्शन में इसका फोर्स। अब देखिए ठीक है। और इसकी यूनिट लिखना चाहे तो वो होती है न्यूटन मीटर या डायन बोल दो, एक ही बात है। न्यूटन मीटर या डाइन, हाँ न्यूटन मीटर है तो ये सेंटीमीटर भी तो होगा, डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन का डाइन और मीटर का सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये होता है बलागुण। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क्यू, बलागुण, कोणीय संवेग और बलागुण को समझा। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स होंगे इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ वगैरह, आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उतार लीजिए एक बार या वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो।